तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है कैनाल रेगुलेशन वर्क। अब इसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली कैनाल का सब कुछ आ जाएगा अब इसमें। ठीक। तो मुझे लगता है ये 3-4 चैप्टर हमारे इसी पे आधारित है। कैनाल रेगुलेशन। कैनाल रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? देखो, बेसिकली कैनाल रेगुलेशन का मतलब क्या है? कैनाल रेगुलेशन का मतलब होता है कि भाई जो भी हमारी कैनाल है उसको, उसमें जो डिस्चार्ज है, उसकी जो गहराई है, वेलोसिटी, उसको रेगुलेट करना कैनाल रेगुलेशन वर्क कहलाता है। ठीक। क्या क्या कैनाल रेगुलेशन वर्क होते हैं? कैनाल फॉल हो गया, कैनाल रेगुलेटर हो गया, कैनाल एस्केप हो गया, मीटरिंग फ्लूम, कैनाल आउटलेट एंड मॉड्यूल। ठीक है। कैनाल रेगुलेटर हेड रेगुलेटर को बोल रहा है। ठीक, जहां से कैनाल निकलती है वहां पर, ठीक है, कितना मतलब हमने हेड रखना है या जो भी है। कैनाल एस्केप, फ्लड वगैरह आई तो पानी कहाँ से निकल के जाएगा। मीटरिंग फ्लू, कितना डिस्चार्ज है। कैनाल आउटलेट एंड मॉड्यूल, ठीक, मतलब कि कैनाल से जैसे आप पानी निकाल रहे हैं वाटर कोर्स या खेत में पानी देने के लिए, तो वो चीज होगी। अब ये कैनाल फॉल बता रहा है। कैनाल फॉल बेसिकली क्या है? अब इसमें होता क्या है भाई? कैनाल फॉल बेसिकली नॉट विच में अदरवाइज कोर। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कैनाल फॉल का क्या मतलब है? जैसे अगर मेरा कांस्टेंट स्लोप होता है, एक्चुअली जैसे मान लीजिए ये मेरा स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है। ठीक। अब अगर पानी इस पे जाएगा, ठीक, तो पानी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसके स्लोप को कम करने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा? मैं ऐसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। मैं यहाँ तक गया, ठीक है, फिर मैंने एक फॉल दिया, फिर मैं यहाँ तक गया, फिर दूसरा फॉल दिया, यहाँ तक गया, तीसरा। ठीक है। तो पानी अब आराम से चलेगा और फिर जहाँ फॉल होगा वहां जमीन से टकराएगा। चाहे अब आप इसे खोद के बनाओ, चाहे आप इसको कैसे भी करके बनाओ। जैसे ये मेरी लाइन हो गई, ये हो गया, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे पानी आराम से चला, फिर टकराया जमीन पे, फिर चला, फिर टकराया जमीन पे। तो इसको हम बोलते हैं कैनाल फॉल। काम क्या है इसका? कि भाई पानी की स्पीड तेज ना हो, स्पीड आपकी लिमिट में रहे, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। और जहाँ पे पानी टकराएगा वहां पे आपको कंक्रीट की फ्लोरिंग, अच्छी फ्लोरिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पता चला यहीं पे गड्ढा बन गया बहुत बड़ा। ठीक है, तो इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यही इसने यहाँ पे दिखा रखा है। फॉल इज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू परमिट लोअरिंग डाउन ऑफ वाटर लेवल, ताकि वाटर लेवल आपका हो जाए। देखो सिंपल सी बात लिखो, जो डिसिपेट द सरप्लस सरप्लस एनर्जी है, जो सरप्लस एनर्जी है उसको डिसिपेट करना बाय द फॉलोइंग वाटर विच में अदरवाइज स्कोर। नहीं तो वो बेड को और बैंक को स्कोर कर सकती थी। कब होता है? जब भी आपका नेचुरल ग्राउंड स्लोप आपका स्टीपर होता है डिजाइन बेड स्लोप से, तब हम आपको तब हम वर्टिकल फॉल या ड्रॉप्स कैनाल बेड में सुटेबल इंटरवल में लगाते हैं। सच अ ड्रॉप इन अ नेचुरल कैनाल बेड विल नॉट बी स्टेबल एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू रिटेन दिस ड्रॉप यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है। इस ड्रॉप को रिटेन करने के लिए हमें ये फॉल कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। नेसेसिटी एंड लोकेशन ऑफ फॉल। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये क्या बता रहा है? छोड़ो इस चीज को, आगे देखो। अब आता है ऑगी फॉल। ठीक है, बेसिक फंडा आ गया ना समझ में कि क्या है। अब ये भाई इनकी अलग अलग शेप होती है। वॉज कंस्ट्रक्टेड इन ओल्डन डेज, पुराने जमाने में, प्रोजेक्ट लाइक गंगा कैनाल, जैसे हमारी गंगा कैनाल है। ठीक है, ये गंगा कैनाल कहाँ से निकलती है भाई अजय? ये बहुत पूछा जाता है उत्तराखंड में क्वेश्चन। गंगा कैनाल कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड में बहुत पूछा जाता है भाई। कितनी लंबी है ये गंगा कैनाल, देखी है तुमने? वो जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, वो ऋषिकेश से जो निकलती है पशुलोक बैराज से, जो मैंने तुम्हें उस पे दिखाया था, वो गंगा कैनाल नहीं है।
मतलब कि हालांकि है तो गंगा से ही निकलती है, लेकिन उसे गंगा कैनाल नहीं बोला जाता, वो चीला कैनाल या कोई दूसरा नाम है उसका। हाँ, चीला डैम वाली कैनाल है वो, कुछ और नाम है उसका। जो हमारी गंगा कैनाल है वो निकलती है हरिद्वार से। पशुलोक बैराज, अरे सॉरी, क्या नाम उसका, भीमगोड़ा बैराज। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक, और ये कितनी लंबी है? लगभग 550 किलोमीटर लंबी है ये। कब बनाई गई थी ये? सन 1875 के आसपास बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी? हाथ से खोद खोद के। ठीक है, तब ऐसे होता था काम। चलो, खैर, ऑगी फॉल, चलो देखें नेट पे कहाँ पे कौन सी वो है। जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैप खोल लेते हैं। जो मैंने, अरे मैप खोल जाओ भाई। क्या खुल गया? भीम गोडा बैराज, देख रहे हो? ये है भीम गोडा बैराज, ये जाते हुए दिखता भी है। ठीक है, ये देखो, ये है भीम गोडा बैराज। और ये है हमारा हरिद्वार वाली सड़क। ठीक, हरिद्वार ऋषिकेश वाली सड़क है। ये हरिद्वार ऐसे गई, और ये हो गया नेपाली फार्म, और हम इधर चले जाएंगे देहरादून। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा, कहाँ गया भाई भीमगोड़ा बैराज? अभी तो यहीं था, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आपने बैराज बनाया, ये आपने नदी को रोका, ये नदी आ रही है ऐसे गंगा जी, इसको रोका, और इसके साइड में से ये निकाल दी कैनाल, ये हो गई हमारी गंगा कैनाल। ठीक है, और ये गंगा कैनाल, वो कहाँ गया भाई वो लेयर वाला जो ऑप्शन आता है? ऐसे देखो, ऐसे और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये रही हमारी भीमगोड़ा बैराज, ये निकल गई कैनाल। ठीक है, और ये क्या कैनाल, ये अंडरग्राउंड जा रही है क्या भाई? हाँ, कहाँ गई इसके बाद? मुझे लगता है ये इसके अंदर ही चली गई। ऋषिकेश मार्ग, ये वापस कहाँ से आएगी फिर? ये बाहर कहाँ निकलेगी? नहीं, गंगा कैनाल कहाँ है? ये क्या है? इसका कंसेप्ट नहीं आ रहा भाई समझ में। हमारी गंगा कैनाल कहाँ है? रुको जरा। GANGACANA, गंगा कैनाल उत्तराखंड, ये लो। ठीक है, ये हमारी पूरी गंगा कैनाल चल रही है। ठीक, ये रही कैनाल। ठीक, ये आ रही, ये आ रही कैनाल, ये आ रही, पास में हाईवे जा रहा है। ठीक है, ये तुलसी चौक। ठीक, अब हम कहाँ पहुँच गए? ये आ रही है, ये क्या है भाई, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे दो, अच्छा डाम कोठी, अच्छा यहाँ पे वो DM साहब का मकान हो गया। तुलसी चौक, गंगा, अच्छा ये गंगा जी में इधर भी मिलती है थोड़ा बहुत पानी। अच्छा ये क्या है? चलो आगे चलते हैं। ये हमारी क्या जा रही है? गंगा कैनाल ही तो हुई। ये क्या हुआ ये? यहाँ से भी पानी मिला। ये रहा भीमगोड़ा बैराज, देख रहे हो अजय? देख रहे हो? देखो, ये भीमगोड़ा बैराज है, और यहाँ से एक तो ये निकली कैनाल, और एक ये निकली गंगा कैनाल। ठीक है, हर की पौड़ी ये है। ठीक है, तो ये जो कैनाल जा रही है, दिस इज हर की पैड़ी घाट, ये रहा। मतलब हम कैनाल में नहाते हैं। ठीक है, ये जा रही है, ये हमारी कैनाल निकल गई। ठीक है, तो भीम घोड़ा बैराज जैसे ये है,
ठीक है, आ गया ना समझ में? भीमगोड़ा बैराज से निकलती है, और वो जो ये जा रही है, वो ये है, ये दूसरा वो जो मैंने तुम्हें पहले दिखाया था। ठीक है, ये है पशुलोक बैराज, यहाँ से ऋषिकेश से ये वाली कैनाल निकलती है। चलो नेक्स्ट, अब उस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। एक मिनट में जरा पानी पी के आता हूँ। ठीक, तो सबसे पहला आता है हमारा ऑगी फॉल्स। ठीक, इसमें क्या है, जो पानी को आप आराम से नीचे लेट डाउन कर रहे थे बाय प्रोवाइडिंग कन्वेक्शन कॉन्वेक्स, मतलब इस तरीके की सरफेस प्रोवाइड करके। ठीक है, यहाँ पे फॉल होगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप बनेगी, तो इस तरीके से काम करता था। कुछ डिफेक्ट थे इसमें, रिजल्टिंग इन ए लोअर डेप्थ, heavy drawdown on upside, upstream side. There was a heavy drawdown on upstream side resulting in lower depth, higher velocity and bad erosion. ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे ड्रॉ डाउन ज्यादा होता था, मतलब जैसे गिरता था तो पानी इधर से खींचता था, तो यहाँ पे इरोजन हो जाता था। ठीक, ड्यू टू स्मूथ ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी तो फ्लो, स्मूथ ट्रांजिशन था तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इतनी डिसिपेट नहीं होती थी, तो डाउन स्ट्रीम बेड में भी होता था। ठीक है, इरोजन होता था। चलो आगे, ये रैपिड क्या है भाई? लॉन्ग रैपिड ऑफ स्लोप इतना विद बॉर्डर फेसिंग और प्रोवाइडेड, क्या है इसका कोई डायग्राम नहीं है? लॉन्ग रैपिड एट स्लोप इतना विद बॉर्डर फेसिंग पर पड़ा है, दिस फॉलो और एक्सपेंसिव लेवल ग्लेसेस, छोड़ो इसका। ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल्स, कुछ भाई ये ट्रेपेजॉइडल टाइप का नॉच फॉल है, ये भी फॉल है, मतलब सामने से ऐसे दिखेगा और पानी इधर की तरफ आ रहा है हमारी तरफ। ट्रेपेजॉइडल होता है, और इसमें टर्बुलेंस के कारण। ठीक है, बस इसमें देखो एक काम करना, जो ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल हो गया वो टर्बुलेंट डिफ्यूजन, हालांकि मैंने तो कभी देखा नहीं इस तरीके की चीज पूछे हुए। ठीक है, इसे हटाओ। स्टेप फॉल देख सकते हो, स्टेप फॉल देख लो इस तरीके से, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप फॉरवर्ड, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रैपिड, मॉडिफाइड फॉर्म है रैपिड के। The long glacis of the rapid fall were replaced by floats. ठीक, after the development of the story, it was recognized that better dissipation of energy could be achieved through vertical impact. वर्टिकल इम्पैक्ट के कारण हम इसमें एनर्जी डिसिपेट करते हैं, बस। और मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है। वेल टाइप फॉल और सिलेंडर फॉल, मतलब ये इस तरीके का है कि भाई फ्लो आ रहा है, ये पानी इसमें जाएगा, ठीक है, टकराएगा, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से पानी निकलेगा। ठीक, तो ये भी एनर्जी डिसिपेट करने का है। ठीक, तो इसमें वेल टाइप फॉल और सिलेंडर फॉल में चाहे तो आप ये डायग्राम बना देना, पर मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। सिंपल वर्टिकल टाइप फॉल और शारदा टाइप फॉल, इस पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। रेज्ड क्रेस्ट फॉल विद वर्टिकल इम्पैक्ट वाज फर्स्ट ऑल इंट्रोड्यूस्ड ऑन शारदा कैनाल, यूपी, यहाँ पे। और इट वाज क्वाइट सिंपल एंड इकोनॉमिकल, ये कैनाल बेड आ रहा है। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसमें फ्लोर ऑफ वाटर क्वेश्चन है, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे पानी पहले से ही मौजूद है, जो पानी यहाँ पे टकराएगा, इस पानी जो आपने पहले से यहाँ पे क्वेश्चन बना रखा है, और फिर आपका आगे जाएगा। ठीक है, ये हाई क्रेस्टेड फॉल है, नेपी impinges इनटू द वाटर क्वेश्चन बिलो, इसमें जो पानी आ रहा है वो नीचे पानी के क्वेश्चन में टकराता है। देर इज नो क्लियर हाइड्रोलिक जंप नहीं है। एंड एनर्जी डिसिपेशन इज ब्रॉट अबाउट बाई टर्बुलेंट डिफ्यूजन, जो एनर्जी डिसिपेशन होती है वो टर्बुलेंस के कारण होती है। नॉट क्वाइट सुटेबल फॉर कैनाल इन विच डिस्चार्ज, भाई जिसमें डिस्चार्ज वेरी कर रहा है उसके लिए वो नहीं है, सुटेबल नहीं है। Trapezoidal notch fall, although costlier than this, and this is free from such trouble, and therefore for canal for discharge is very small। देख लेंगे भाई, अगर ये जरूरत लगी तो लिख लेना, नहीं तो नहीं। फिर आता है स्ट्रेट ग्लेसिस। ग्लेसिस का क्या मतलब होता है? ग्लेसिस का मतलब होता है ये चीज, ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इसको ग्लेसिस बोलते हैं। ठीक, ये मॉडर्न फॉल है। और स्ट्रेट ग्लेसिस आपको रेज्ड क्रेस्ट के बाद एक ये स्ट्रेट स्लोप, ग्लेसिस या स्लोप एक ही चीज होगी, और हाइड्रोलिक जंप इसमें बनती ही बनती है ताकि एनर्जी डेसिपिएशन हो। ठीक, आगे क्या है, ये इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा पोर्शन बना लेना स्ट्रेट ग्लेसिस का, लाइक दिस। ठीक, इसमें है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ठीक, आई बात समझ में? क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें दे रखी हैं जो मुझे नहीं लगता काम की है, बस इतने से लेके यहाँ तक का बना दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जंप बना के दिखा दी, बस हो गया।
मोन्टेग टाइप फॉल क्या है भाई? द प्रॉब्लम, ये भी मैंने नाम सुना है, एक प्रॉब्लम कंसिडरेबल रेजिडुअल, the problem considerable residual energy below hydraulic jump is solved by given such a shape to the glacis that maximum horizontal acceleration is imparted to the flowing fluid in a given length of glacis। ये कह रहा है कि भाई जो हमारा ग्लेसिस फॉल था, हम इसकी शेप थोड़ी सी ऐसी कर देते हैं। ठीक है, क्यों कर देते हैं? ये जो हमारा स्ट्रेट ग्लेसिस था, यहाँ पे जैसे पानी आया, टकराया, हाइड्रोलिक जंप बनी, उस जंप बनने के बाद भी काफी एनर्जी रह जा रही थी। तो इसके लिए, इस कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, एक नया वर्जन बनाया गया। देखो, द प्रॉब्लम वो कंसिडरेबल रेजिडुअल एनर्जी बिलो हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप के बाद भी पानी में काफी एनर्जी रह जा रही थी। तो इसलिए हमने उसको शेप, जो ग्लेसिस की शेप थी, ठीक, उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया ताकि जो पानी है उसको हम जितनी ज्यादा स्पीड हम दे सकें दें, ताकि जो हमारी हाइड्रोलिक जंप बने अच्छी बने। देखो, इसमें क्या किया, इसमें ये बातें लिख लेना, इसमें रिप्लेसिंग द स्ट्रेट ग्लेसिस बाय पैराबोलिक ग्लेसिस। ठीक है, ये चीज पूछी जाती है कि बेंटेक टाइप फॉल में किस तरीके की ग्लेसिस होती है, पैराबोलिक होती है। ठीक, और इसने ये प्रोफाइल दी है, प्रोफाइल मैंने तो ना तो मैंने याद करी कभी ना कुछ। द एनर्जी डिसिपेशन ऑन द स्ट्रेट ग्लेसिस रिमेन्स कंप्लीट। देखो, एनर्जी डिसिपेशन ऑन स्ट्रेट ग्लेसिस रिमेन्स इनकम्प्लीट ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन अनअफेक्टेड। ये कह रहा है कि भैया कि जो स्ट्रेट ग्लेसिस है उसमें एनर्जी डिसिपेशन इनकम्प्लीट होता है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हमारा अनअफेक्टेड रहता है। वॉट एवर, ये हो गया फॉल, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, हाफ ग्रेविटी पैराबोला, वॉट एवर जो भी है हमारा, ये होता है। दिस इज द कॉस्टलियर अफेयर सिंस द कर्व्ड ग्लेसिस। अब बात यह है कि भाई ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि कर्व्ड ग्लेसिस बनाना आसान नहीं होता। भाई स्ट्रेट तो बना देगा कोई भी मिस्त्री, लेकिन भाई उसको अगर कर्व देना है तो फिर भाई उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। और उसे समझाना कि भैया ये पैराबोला की तरह ही बनना है, तो वो कहेगा कि आप ही बना दो इसे। ठीक है, फिर इंग्लिश फॉल और बेफल वॉल, ये भी ठीक ठाक है, ये भी पूछे जाते हैं। देखो, बेफल वॉल होती क्या है, कहाँ है बेफल वॉल, ये देखो, ये जो आपका स्ट्रेट ग्लेसिस है और यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक टो बना दिया है, देख पा रहे हो? जब ये पानी आएगा, ऐसे टकराएगा, हाइड्रोलिक जंप बनेगी, तो बस इतना सा काम किया और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज बेफल वॉल। ठीक, तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? जब भाई आप इसमें क्या करते हो, जो हमारी स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल में आप एक बेफल प्लेटफॉर्म लगा देते हो या बेफल वॉल लगा देते हो, तो हम इस जो साइंटिस्ट का नाम था इंग्लिश, हम इसको इंग्लिश फॉल या बेफल फॉल कहते हैं। क्वाइट सुटेबल फॉर ऑल डिस्चार्जेस, अगर आपका ड्रॉप इतने से ज्यादा है, इट मेक यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट, इसमें एनर्जी डिसिपेशन हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट होगा ही होगा, है ना भाई? जब पानी ऐसे आएगा, ये टकराएगा, ठीक, तो ये आपका मजबूत होना चाहिए बफल वॉल, क्योंकि नहीं तो ये टूटेगी, वो तो, है ना? ये हो गया। एंड द टाइम द रेसिस्टेंट इज ये perspective of a second, the maximum dissipation of energy by hydraulic jump occurs when the jump forms at the toe such as there is provided, ये ठीक है। बस ये है कि भाई ये ग्लेसिस का एक वो है, मेरे हिसाब से बस इतना ही काफी लिख लेना। ठीक है जय, आ गया ना समझ में? सब लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर एंड नॉन मीटर, भाई मीटर फॉल कौन सा है जिसमें आप भाई डिस्चार्ज भी माप सको, नॉन मीटर कौन सा है जिसमें आप डिस्चार्ज नहीं माप सकते। देखो, विच कैन बी यूज टू मेजर द डिस्चार्ज इफ द डिस्चार्ज कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली एट द साइड ऑफ द फॉल, देन इसको हम नॉन मीटर कहते हैं। वर्टिकल ड्रॉप फॉल इज नॉट सुटेबल एज अ मीटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल वैक्यूम अंडर द, जो वर्टिकल ड्रॉप फॉल होता है, वो आप अगर वर्टिकल ड्रॉप फॉल में देखो, वही दिक्कत है जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी थी। जैसे वर्टिकल ड्रॉप हो रहा है, तो मैंने बताया था अगर यहाँ पे एरेशन नहीं है तो ये नेपी इस दीवार से चिपक जाता है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज बढ़ जाता है और हम प्रॉपरली इसको मेजर नहीं कर पाते। तो भैया वर्टिकल ड्रॉप फॉल आपका प्रॉपर नहीं होता क्योंकि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ग्लेसिस टाइप फॉल जो है वो सूटेबल होते हैं मीटरिंग डिवाइस के लिए। ठीक, तो इसमें इन्होंने बताया कि भाई फ्लूम ग्लेसिस वॉल या फ्लूम वेफल वॉल आप लगा सकते हैं। ये क्या सिस्टर्न क्या है भाई? सिस्टर्न एलिमेंट डायग्राम बनाया है इन्होंने, सिस्टर्न कहाँ है? सिस्टर्न क्रेस्ट, वेक्टर वर्टिकल इम्पैक्ट, सिस्टर्न, सिस्टर्न आर द वाटर क्वेश्चन। देखो,
देखो भाई सिस्टर्न भी देख लो, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले सिस्टर्न जान लो है क्या। आर द वाटर कुशन प्रोवाइडेड बाई डिप्रेसिंग द फ्लोर। ये जो इन्होंने वाटर कुशन बनाया है, पहले फ्लोर यहाँ तक था, ये काट के इन्होंने इसको गहरा कर दिया, तो पानी भर गया यहाँ पे। तो जब ऐसे आएगा, टकराएगा, ठीक है, तो इसी को सिस्टर्न बोला है। सिस्टर्न्स आर द वाटर क्वेश्चन प्रोवाइडेड बाय डिप्रेसिंग, जो फ्लोर है उसको डिप्रेस करके, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फ्लोर फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्री। दिस सिस्टर्न आर फोर टाइप, ये चार टाइप के होते हैं। ये है, देखो भाई सिस्टर्न किस लिए। सरप्लस, देखो क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है, वाटर क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, रिवर्स फ्लो को रोकता है, ठीक। कंप्लीट सिस्टर्न एलिमेंट, स्लोपिंग ग्लेसिस हो सकता है, सिस्टर्न रफनिंग डिवाइसेस, ये सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक। अब इसमें क्या क्या है, इतने प्रकार के होते हैं, वर्टिकल, ये सब, तो टोटल छोड़ो इसको, बस हमें ये पता होना चाहिए सिस्टर्न क्या होता है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। फिर आता है रफनिंग डिवाइसेस, ये टॉप भी दिखा रखा है। अब क्या है, जैसे हमारी हाइड्रोलिक जंप बन गई, सब हो गया, पानी अब इनके थ्रू होके जाएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा ये, मतलब एनर्जी को डिसिपेट करेंगे। प्रोवाइडेड इन सिस्टम में ही लगाए जाते हैं एनर्जी डिसिपेट करने के लिए, ठीक। मेरे हिसाब से कोई अलग चीज नहीं है। अब इसमें रफनिंग डिवाइस के लिए भाई, ये सामने से ऐसी दिखेगी, साइड से ऐसी दिखेगी, टॉप से ऐसी दिखेगी, मतलब इस तरीके की होती है, मतलब पानी आके ऐसे टकराएगा इस पे, ठीक। चलो, इसमें मेरे हिसाब से ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वेंटेड सिल भी होती है, ये कभी पूछा नहीं गया। देखो ये एप्रन है, ये पानी इस तरह से आएगा, ये यहाँ पे टकराएगा, ठीक है। क्यों आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। डिफ्लेक्टर और बफल वॉल इज प्रोवाइडेड इफ द हाई वेलोसिटी फ्लो कंटिन्यूज अप टू दैट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे कुछ बफल वॉल टाइप समथिंग, बिफ वॉल, इसे हटाओ, इसे हटाओ। ये क्या है, रिव्ड पिचिंग। अब ये है कि भाई ये साइड स्लोप है, पानी ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इस पे टकराता हुआ जाए। बेसिकली ये है कि भैया हमें एनर्जी किस तरह से कम करनी है, ठीक। अब आते हैं कैनाल रेगुलेटर पे। अब ये है भाई हमारा, ठीक है, मुझे लगता है अब हम इस चीज को, अब ये यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लग गया है। कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है, जो हमने अभी देखा था, जैसे कोई नदी आ रही है, ठीक है, जैसे ये कोई रिवर है, ठीक है, यहाँ पर आप बैराज बनाएंगे, जैसे ही आपने बैराज बनाया, पानी का लेवल बढ़ेगा, और ये पानी आपका, यहाँ से आप कैनाल बना के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो आप एक छोटा सा बैराज बनाते हो, या एक छोटा सा, कि भाई हमें पानी कितना इसमें जाने देना है, जो आपने यहाँ पे वो लगा रखे हैं, उन्हें उठा के पानी निकाल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैनाल हेड रेगुलेटर, ठीक। एक तो इसकी मुझे लगता है पहले थोड़ा वीडियो देख लेते हैं कैनाल रेगुलेटर की। कैनाल हेड रेगुलेटर, भाई ने कितना बढ़िया डायग्राम बना रखा, बड़ी मेहनत कर रखी है।
ये देखो इस वीडियो में ना, ये दिख रही है। एक्चुअली क्या है, ये नदी आ रही है इधर से, और ये तुमने बना रखा है बैराज जिस पे ये आदमी चल रहा है। ठीक, यहाँ पे इसने पानी को रोक दिया, बैराज हो गया ये। तो पानी का लेवल थोड़ा सा उठ गया होगा। अब यहाँ पे इसने ये रेगुलेटर, कैनाल रेगुलेटर लगा रखे हैं। ठीक है, ये दरवाजे होते हैं जो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, बस यहाँ से अपनी कैनाल निकल जाती है, बस यही होता है कैनाल रेगुलेटर। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, चलो ठीक है, इतना हमें बात आ गई समझ में। कैनाल रेगुलेटर, ठीक। कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है, विच इज लोकेटेड जस्ट अप स्ट्रीम ऑफ अ बैराज। ठीक, जैसे ये मेरा बैराज है, ठीक, और प्लेस्ड अप्रोप्रिएटली नियर अबाउट द रिजर्वायर इन ऑर्डर, किस लिए लगाया जाता है, टू रेगुलेट द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज रेगुलेट करने के लिए, और दूसरा इसका काम होता है एंट्री ऑफ सेडिमेंट, कि भाई कैनाल के अंदर सेडिमेंट कितना जाएगा, वो दोनों चीजें इसको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं। हेड रेगुलेटर इज जनरली कैन अलाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री टू 110 डिग्री टू द एक्सेस ऑफ द बैराज। बैराज के एक्सिस से 90 डिग्री पर ये बनाया जाता है। जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, ये हमारी नदी आ रही है, ठीक है, ये मैंने बनाया बैराज, ठीक, और यहाँ पे हो गया मेरा, ठीक, कैनाल हेड रेगुलेटर, और ये मेरी कैनाल चल गई इधर को, ठीक। इज जनरली अलाइन एट एन एंगल 90 डिग्री, मतलब कि ये जो इंक्लिनेशन है, या तो ये 90 से लेके 100 डिग्री, 110 डिग्री तक रहता है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एंट्री ऑफ सेडिमेंट, ताकि सेडिमेंट ना घुसे। बिसाइड प्रिवेंटिंग बैकफ्लो एंड स्टैग्नेशन पूल इन द अंडरस्लूज पॉकेट, मतलब पानी वापस ना घुस जाए, मतलब इसके लिए भी ये लगाया जाता है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है ये क्या है, ये इसने बताया, ये हो गया क्रॉस रेगुलेटर, ये हो गया हेड रेगुलेटर। मतलब मुझे तो यही लगता है, बेसिकली ये हमारा बैराज हो गया एक तरीके से। ठीक, द बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक इज व्हेन द ऑफ टेक चैनल मेक्स जीरो एंगल विद द पेरेंट चैनल इनिशियली एंड देन सेपरेट्स आउट अलोंग ट्रांजिशन। ये कह रहा है कि भैया सबसे अच्छा तो ये है कि जो ऑफ टेक चैनल मेक्स जीरो एंगल विद द पेरेंट चैनल एंड देन सेपरेट्स आउट, हटाओ इसे भयंकर, आगे चलते हैं। क्रॉस रेगुलेटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड हेड रेगुलेटर। ठीक, अब ये क्या है, क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है और हेड रेगुलेटर क्या होता है। क्रॉस रेगुलेटर एंड डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द सप्लाई। रेगुलेटर का मकाम ही वही है, डिस्चार्ज और सेडिमेंट। Cross regulator is provided on parent channel at the downstream of the offtake to head up the, basically जो मैं बैराज बोल रहा हूँ ना, वो क्रॉस रेगुलेटर ही है। जैसे यहाँ मैंने क्रॉस रेगुलेटर लगाया, तभी तो पानी का लेवल बढ़ेगा और पानी इधर हेड रेगुलेटर से होके जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ टेकिंग कैनाल, ये जो है हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर, ये इसको डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर बोल रहा है। टू कंट्रोल द सप्लाई इंटर जो ऑफ टेकिंग चैनल में जितना भी हमारा जा रहा है। क्या क्या क्रॉस रेगुलेटर के काम होते हैं, दो ही हमारे मेन काम हो गए। इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ एंटायर कैनाल सिस्टम, भाई कैनाल सिस्टम को तो रेगुलेट कर ही रहा है, ठीक। दे हेल्प टू रेज द वाटर लेवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिखेंगे कि भाई वाटर लेवल को रेज करेगा। एंड फीड द ऑफ टेकिंग कैनाल, तभी तो कैनाल में पानी जाएगा टू देयर फुल डिमांड, जब भी चाहिए होगा, जितना भी होगा, ठीक। They help in closing the supply of downstream of the parent channel for the purpose of repair. They help in closing the supply, जो डाउनस्ट्रीम, या अगर आपको सप्लाई कम ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ रिपेयर वगैरह करना है, तो भाई यहाँ से पानी निकाल दो सारा, इसे क्लोज करो, ठीक, तो रिपेयर में भी काम आता है, ठीक। एस्केप
इन कंजंक्शन विद एस्केप दे हेल्प वाटर टू एस्केप फ्रॉम चैनल। ठीक है, पानी को एस्केप कराने में दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। रोड कैन बी टेकन, जैसे हमने देखा था जो पशु लोग बैराज से कैनाल निकल रही थी उसकी साइड में सड़क बनाई गई थी, तो भैया ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। फ्लक्चुएशन इन वेरियस, ठीक है, मतलब कंट्रोल डिस्चार्ज कंट्रोल वट। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर है, जो हमारा ये वाला जो रेगुलेटर है, ठीक, क्या काम करेगा, तो डिस्चार्ज, और दूसरा सिल्ट। ठीक, सिल्ट हम अभी आगे देखेंगे किस तरह से कंट्रोल की जाती है। कंट्रोल ऑफ सप्लाई, ठीक, कंट्रोल एंट्री ऑफ सिल्ट, दे सर्व एज अ मीटर। मीटर भी भाई मेजरमेंट भी कर सकते हो डिस्चार्ज कितना जा रहा है। शटिंग ऑफ द सप्लाई व्हेन नॉट नीडेड, कि भाई जब नहीं चाहिए तो गेट बंद कर दो। आगे क्या है, कैनाल एस्केप। अब हम देख लेते हैं कैनाल एस्केप क्या होता है। इज a structure constructed on an irrigation channel for disposal of surplus water from the channel, कि भाई जो surplus water है चैनल से हम उसको डिस्पोज कर दें। इट इज कॉल्ड सरप्लस वाटर एस्केप और कैनाल सरप्लस एस्केप। ठीक है, ये नाम है इसका। क्या है भाई कैनाल एस्केप? देखो, सिंपल है। जब भी भाई बाढ़ आई या जरूरत से ज्यादा पानी हो गया तो हमारे पास एक चैनल ऐसा होना चाहिए, कैनाल में ही लगा हुआ, या एक ऐसी कैनाल, दूसरी कैनाल होनी चाहिए कि भाई वो उस फ्लड को निकाल सके। कैनाल एस्केप इज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन इरिगेशन चैनल फॉर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस वाटर। इट इज कॉल्ड सरप्लस वाटर एस्केप और कैनाल सरप्लस एस्केप। ठीक, समटाइम्स केयर हेड रीचेस व्हेन कैनाल, ठीक, कई बार ये जैसे बेड सिल्ट है, सिल्ट जमा है, उसको भी निकालने के काम आती है। क्यों क्यों जरूरत होती है इसकी भाई? मिस्टेक और डिफिकल्टी इन रेगुलेशन एट हेड, मान लीजिए ज्यादा पानी आ गया तो आप हेड पर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, हैवी रेनफॉल हो गया, जो कल्टीवेटर हैं, खेत वाले लोग हैं, किसान है, उन्होंने पानी की डिमांड को बंद कर दिया। ठीक, तब मतलब जब भी पानी की सडन क्लोजर ऑफ एन ऑफ टेकिंग कैनाल ड्यू टू ब्रीच, जो भी वट एवर। अब देखो टाइप ऑफ एस्केप कौन कौन से होते हैं। एक है कैनाल स्कोरिंग एस्केप, टेल एस्केप, सरप्लस वाटर और कैनाल सरप्लस एस्केप। द सरप्लस वाटर एस्केप्स और कैनाल सरप्लस एस्केप में भी एदर रेगुलेटर, और क्या है भाई ये सरप्लस वाटर एस्केप? तो बेसिकली सिंपल सी बात ये है, जितना अगर हमारा सरप्लस वाटर है वो एस्केप करने के लिए बैंक ऑफ द चैनल एट, टेल एस्केप क्या है या मैंने तो कभी ये देखे नहीं। कैनाल स्कोरिंग, देखो इनका सिंपल चाहो तो आप नाम लिख लेना भाई, कैनाल स्कोरिंग है तो अगर बेड पे सिल्ट जमा हुआ है तो हमने ये इसलिए बनाया हुआ है सिल्ट निकालने के लिए। टेल एस्केप, पियर टाइप एस्केप, इसे रहना तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल रेगुलेटर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ एस्केप, मैंने कभी देखा नहीं ये सब, पूछा हुआ ही रहता था। बियर टाइप एस्केप इसे भी हटाओ, नॉट इम्पोर्टेंट, कितना पढ़ेंगे। मीटरिंग फ्लूम ये देख लेते हैं। मीटरिंग फ्लूम वैसे तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में देख रखी है, मतलब डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। एन आर्टिफिशियल फ्लूम विच कैन बी यूटिलाइज फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ चैनल। सबसे पहले तो ये बात लिखेंगे, और ये वैसी ही होती है, देखो भाई ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक, ये पानी जा रहा है, टॉप व्यू है, ये थ्रॉट, मतलब जैसे हमारा एक तरीके से जो हमारा वेंचुरी मीटर काम करता है, वेंचुरी फ्लूम ही हो गया ये, देखो मीटरिंग फ्लूम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ये। ठीक, बस ठीक है, और ये मुझे नहीं लगता ये सब लिखने की जरूरत है, बस इतना लिख लेना। ठीक, टाइप ऑफ वेंचुरी फ्लूम ये लिख लो भाई, वेंचुरी फ्लूम ये आप लिख चुके हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस नाम लिख लेना। वेंचुरी फ्लूम क्या होता है, स्टैंडिंग वेव फ्लूम क्या होता है। ठीक, कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल ये देख लेते हैं, ये ठीक ठाक चीज है, ये पूछ ली जाती है, जिसमें फ्लेक्सिबल मॉड्यूल और रिजिड मॉड्यूल ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलो, कैनाल आउटलेट क्या हुआ। एक कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो कि वाटर कोर्स के हेड पे बनाई जाती है, सो एज टू कनेक्ट इट विद माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। कैनाल आउटलेट, जैसे ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटरी जा रही है और यहाँ से मेरी वाटर कोर्स स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे जो बनाया जाता है, कैनाल आउटलेट इज अ मॉड्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर बिल्ट एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। ये मेरा वाटर कोर्स और यहाँ पे खेत किसान का। ठीक, सो एज टू कनेक्टेड विद माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी, तो यहाँ पे जो मैंने हेड रेगुलेटर बनाया है,
ठीक। या जो भी मैंने प्रोविजन दिया है, स्मॉल स्ट्रक्चर हेड रेगुलेटर टाइप ही होता है ये, कि मैं उसको उठाऊंगा पानी कितना जाएगा, उसी को हम कैनाल आउटलेट कहते हैं। कैनाल आउटलेट आर डिवाइसेस टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, ये पानी को फ्लो को रेगुलेट करते हैं ताकि बिगर चैनल से छोटे चैनल में पानी चला जाए। ठीक है, जा रहा है समझ में? द कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ एंटायर वर्क कैनाल अप टू द मॉड्यूल फॉल्स अंडर द जुरिसडिक्शन, हटाओ, मॉड्यूल इज कनेक्टिंग लिंक विद आउटलेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग द फ्लो। ठीक, चलो। अब आता है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मॉड्यूल। ठीक, इसको ये दोनों चीजें रहने देना, ये सब नहीं है कि किसके उसमें आता है। देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मॉड्यूल, कोई गुड मॉड्यूल है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। मॉड्यूल शुड फिट वेल टू डिसाइड प्रिंसिपल ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है भैया, जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। सप्लाई मतलब कि भाई जितना पानी रिक्वायरमेंट है, यार ये चीज मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ। शुड बी सिंपल सो दैट कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड। देखो, सबसे पहली बात, डिस्चार्ज के रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। चलो ठीक है, कि सिंपल है कि कोई भी आसानी से इजीली कंस्ट्रक्ट कर ले। शुड वर्क एफिशिएंटली विद स्मॉल वर्किंग हेड, मतलब कि अगर छोटा पानी का हेड है तो भी पानी का डिस्चार्ज करे। ऐसा नहीं है कि भाई जब ज्यादा पानी है तभी। should be cheaper, have sufficient moving, no moving parts so as to avoid periodic maintenance, should be as to avoid infrastructure, there should be Lloyd's fair share of silt, इसमें मतलब सिल्ट भी जाना चाहिए। इसे हटाओ पूरे के पूरे को। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आउटलेट पे। ठीक, ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, देखो दो फंडा है इसमें, एक तो हमारी जा रही है डिस्ट्रीब्यूटरी और दूसरा जा रहा है हमारा वाटर कोर्स। यहाँ पर जो मैंने वाटर सप्लाई करने का सिस्टम लगा रखा है उसके बारे में बात हो रही है। नॉन मॉड्यूलर, इसमें क्या है, जो डिस्चार्ज डिपेंड करता है अपॉन द डिफरेंस ऑफ हेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स। यहाँ पे यही चीज पूछी जाती है कि भाई यहाँ पे हेड कितना है और यहाँ पे हेड कितना। मान लीजिए यहाँ पे पानी की ऊंचाई है 5 मीटर और यहाँ पे है 3 मीटर, तो 2 मीटर का हेड डिफरेंस हुआ, तो उसी के आधार पे आप डिस्चार्ज डिसाइड करते हैं। ठीक, द डिस्चार्ज थ्रू सच ए मॉड्यूल वेरीज वाइडली विद एदर ए चेंज इन द वाटर लेवल और डिस्ट्रीब्यूटरी और दैट। यहाँ पे अगर वाटर लेवल में चेंज हुआ या यहाँ पे वाटर लेवल में चेंज हुआ तो उससे डिस्चार्ज में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, इस टाइप के आउटलेट होते हैं ओपन स्लूस एंड ड्राउन पाइप आउटलेट। ठीक, आगे बात समझ में? ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि भाई ये होता क्या है नॉन मॉड्यूलर। दूसरा, कि भाई इसमें जो हेड वेरी होता है, मतलब कि जैसे हेड वेरी करेगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरी करेगा करे या वाटर कोर्स का करे, तो डिस्चार्ज वेरी करता है। और तीसरा, कौन से होते हैं ये तीनों, ओपन स्लूस एंड राउंड पाइप। ओपन स्लूस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल, मैंने यहाँ पे, स्लूस का मतलब होता है गेट, जैसे मैंने यहाँ पे गेट दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके देखूं ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा और मैंने इस पे गेट खोल रखा है बस। ठीक, ओपन स्लूस का मतलब ये है। आगे देखो, सेमी मॉडुलर आउटलेट, ये क्या है दोस्त, जिसमें डिस्चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी पे निर्भर नहीं करेगा, सो लॉन्ग एज ए मिनिमम वर्किंग हेड इज अवेलेबल। ये इस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगी रहती है कि डिस्ट्रीब्यूटरी में कितना डिस्चार्ज है उस पर निर्भर नहीं करता, जब तक कि, भाई मान लीजिए इसमें अगर पानी की हाइट है 5 मीटर या उससे ज्यादा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट डिस्चार्ज देता रहेगा। लेकिन जहां पानी आपका 4 मीटर पहुंचा तो फिर इसकी डिस्चार्ज में दिक्कत आई, तो इसको हम बोलते हैं सेमी मॉडुलर आउटलेट, which thus discharge is independent of the distributary so long as a minimum working head is available. The discharge through such an outlet will increase with rise in distributary। कह रहा है कि भैया अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी का वाटर लेवल बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। सम कॉमन एग्जांपल ये भी आप याद करो, पाइप आउटलेट, वेंचुरी फ्लूम, ओपन फ्लूम, और फिर सेमी मॉड्यूल। अब आता है तीसरा, रिजिड मॉड्यूल। रिजिड मॉड्यूल में जिसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है एंड फिक्स्ड विद इन लिमिट irrespective ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर लेवल एट द डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर। डिस्ट्रीब्यूटरी में वाटर लेवल ऊपर नीचे हो, वाटर कोर्स में ऊपर नीचे हो, डिस्चार्ज जो निकल रहा है वाटर कोर्स से उस पर फर्क नहीं पड़ता। ये होता है आपका गिब्स मॉड्यूल, बहुत पूछा जाता है। ठीक है भाई, अजय आगे बात समझ में? ठीक, अब आती है क्राइटेरिया फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मॉड्यूल। ये भी ठीक है, ये भी चीज पूछ ली जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला और प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी सिंपल सी चीज है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज, ये आप लिखेंगे, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट टू द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। जैसे मेरी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक, यहाँ पे
डिस्चार्ज और यहाँ पे डिस्चार्ज। ठीक, यहाँ पे डिस्चार्ज था मेरा मान लीजिए 10। ठीक है, 10 से बढ़ा के कर दिया मैंने 12। यहाँ पे डिस्चार्ज जा रहा था 5, 5 से बढ़ के हो गया ये 6। ठीक, तो अब देख लो भाई, आप फ्लेक्सिबिलिटी कैसे निकालोगे। यहाँ पर हो गया डी क्यू अपॉन क्यू, मतलब इसमें देखो 1/5, यहाँ पे क्या हो गया 2/10। इस तरीके से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी निकाली जाएगी। चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल। आगे बात समझ में आ जाए। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे, बस इतना ही। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बना दिया, इतना लिख लिया, हो गया। आगे क्या है ये कांस्टेंट, ये देखो, जो मॉड्यूलर आउटलेट होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है 0। ठीक, हैंस इट इज नोन एज रिजिड मॉडल। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, तुम यहाँ पे कुछ भी चेंज करो, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ भी चेंज करो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए रिजिड मॉड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी 0 होती है। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 होती है, इसको फ्लेक्सिबल मॉड्यूलर मॉड्यूल बोला जाता है। ठीक है जी। फिर आती है प्रोपोर्शनैलिटी, ये भी चीज पूछी जाती है। ठीक, तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे, ये लिखेंगे, फिर इसके बाद आप ये लिखेंगे नोट जो मैंने ग्रीन कर रखा है। प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, द आउटलेट साइड प्रोपोर्शनल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चैनल डिस्चार्ज। मतलब कि इसमें जिस रेट से डिस्चार्ज चेंज हो रहा है और इस रेट में जिस रेट से डिस्चार्ज चेंज हो रहा है, दोनों सेम होना चाहिए। इन अदर वर्ड द आउटलेट इज प्रोपोर्शनल व्हेन फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू 1। ठीक, यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी 1 के बराबर है तो आउटलेट को प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। ठीक है बेटा, बस ये डेफिनेशन आप याद रखो इसकी। सेटिंग क्या है भाई, सच हाइपर प्रोपोर्शनल, इसे छोड़ो, हाइपर प्रोपोर्शनल से भी छोड़ो, सब प्रोपोर्शनल से भी छोड़ो, सेंसिटिविटी, हाँ ये चीज हम देख सकते हैं। सेंसिटिविटी डिफाइन द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव टू द ओरिजिन मॉड्यूल। कह रहा है कि भैया जो हम वाटर लेवल डिस्ट्रीब्यूटरी में कितना परिवर्तित हुआ नॉर्मल डेप्थ ऑफ चैनल के अनुसार। सेंसिटिविटी फिर भी ठीक है, क्योंकि एज कैलिब्रेटेड ये रिलेशन बिटवीन सेंसिटिविटी, इसमें बस आप डेफिनेशन लिख लें सेंसिटिविटी की, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि भाई जो आउटलेट में कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। चलो आगे चलते हैं। सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कनेक्टेड विद मिनिमम मॉड्यूलर हेड एफिशिएंसी रनिंग रेशियो। ठीक, हटाओ। हम आते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। अच्छा, अब ये टाइप ऑफ नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, जैसे ओपन स्लूज बता रहा था, ये ओपन स्लूज बेसिकली ये है रेक्टेंगुलर पक्का ओपन क्रेटेड, मतलब कि इसे सीधे आपका खुला रहता है। जैसे ये मेरी नहर आ रही है या डिस्ट्रीब्यूटरी आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, और यहाँ पर आपने एक पाइप डाल रखा है, बस ये अपना सिंपल ऐसे निकल जाएगा। सबमर्ज पाइप आउटलेट, वो मुझे लग रहा है वही बेसिकली जो आपने पाइप बना रखा है। टाइप ऑफ, ये क्या है यार, ये सब इतना सब करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने नाम लिख रखे हैं नाम याद कर लो, ये सब इसके बारे में हमें इतनी डीप में पढ़ना नहीं है। टाइप ऑफ रिजिड मॉडल है, ये लिख लिया, गिब्स मॉडल मॉड्यूल हो गया, खन्ना मॉड्यूल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है कैनाल हेडवर्क्स एंड सीपेज थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें क्या क्या है,